अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम इसमें क्या है? दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। कह रहा है यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। सबसे पहले जानते हैं संवेग क्या होता है। तो संवेग की बात करें तो संवेग किसी वस्तु और द्रव्यमान के गुणनफल की माप होता है। यानी संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं और p बराबर क्या होता है? m और v, यानी इसका वेग और इसके द्रव्यमान का गुणनफल। ये सदिश राशि होती है, इसका दिशा जो होता है इस वेग की दिशा के अनुरूप होता है। कह रहा है कि कोई पिंड, अब यहाँ तो स्पष्ट है कि ये किसी गतिशील वस्तु के लिए कह रहा है, क्योंकि जब किसी वस्तु में वेग होगा तभी क्या होगा? उसमें संवेग होगा। रेखीय संवेग यानी कोई वस्तु सीधी दिशा में जा रही है। कह रहा है कि कोई बाह्य बल अगर कार्य नहीं करता है तो उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी कोई बाह्य बल अगर कार्य नहीं कर रहा है तो वो जिस वेग से जाएगी उसी वेग से वो क्या होगा? पिंड या कण चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। आइए इसको गणित के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक गुब्बारा है। अब ये गुब्बारा उस जगह है जहाँ कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, न तो गुरुत्वाकर्षण बल है, न तो वायु का प्रतिरोध है, न तो कोई घर्षण बल है। अब इस गुब्बारे का वजन हम मान लेते हैं कि 2 kg है और इसकी चाल जो है ये 5 मीटर प्रति सेकेंड है। मैंने ऐसी जगह गुब्बारे को माना जहाँ कोई बाह्य बल नहीं है, न तो गुरुत्वाकर्षण बल है, न तो प्रतिरोध है, न तो कोई घर्षण बल है, और इस गुब्बारे का वजन जो है 2 kg है, जबकि इसका वेग कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका रेखीय संवेग कितना होगा? तो p बराबर क्या हो जाएगा? mv, और mv से इसकी गणना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा? इसका गणितीय मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 kg मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या होता है कि यहाँ से गुब्बारा की कुछ हवा निकल जाती है। हवा निकल जाती है, अब गुब्बारे का वजन हो जाता है 1 kg। तो इसमें कोई बाह्य बल तो लगा नहीं। गुब्बारे का क्या है? ये आंतरिक बल है या आंतरिक दबाव के कारण इसमें हवा क्या हो गई? निकल गई। अब इसका वजन कितना हो गया? 1 kg। तो इसका वेग जो होगा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। वेग कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि इस पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है और इसका रेखीय संवेग कितना है? तो 10 kg मीटर प्रति सेकेंड है। तो इस पे जब कोई बाह्य बल नहीं लगा और इसका द्रव्यमान कम हो गया तब भी ये क्या होगा? इसका जो रेखीय संवेग p होगा ये 10 होगा, और 10 के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 जब kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 10 kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके वेग को बढ़ाना पड़ेगा। यानी इसका जब रेखीय वेग संरक्षित होगा तो इसका वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही ये नियम कहता है कि किसी पिंड का अगर कोई बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा है तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी अगर इसका 10 है, अगर मान लीजिए दोबारा फूटा, अब इसका वजन कितना हो गया? आधी kg। कितना हो गया? 1/2 kg। यानी फूटा यानी हवा निकल गई, अब इसका वजन कितना हो गया? 1 kg। तो इसका वेग कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेखीय संवेग कितना है? 10 है। 10 लाने के लिए क्या 1/2 गुणे 20 करेंगे तभी तो आएगा, यानी वेग बढ़ता जाएगा। अगर कोई दो पिंड आपस में टकरा गए तो अगर द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो वेग क्या होगा? कम हो जाएगा, लेकिन रेखीय संवेग क्या होगा? फिक्स होगा। यही कहता है रेखीय संवेग का संरक्षण नियम। तीसरा दिया है कोणीय संवेग संरक्षण। कह रहा है कि यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल यानी आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कोणीय संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। यह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। एक चीज बार बार आ रहा है, निकाय जान जाइए। निकाय किसी वस्तु को एक तरह से समझिए कहते हैं, यानी जो कणों का समूह होता है, कणों के समूह को क्या कहते हैं? निकाय। तो जब कणों का समूह हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल यानी आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कोणीय संवेग जो होता है संरक्षित रहता है। यह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसको दोस्तों हम जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है I × ओमेगा। ओमेगा जो होता है कोणीय वेग होता है।
कोणीय वेग क्या होता है, जैसे ये पेन है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है, जैसे लट्टू नाचता है, आप लोग देखे होंगे। लट्टू में क्या है, एक कोणीय वेग है और अपने अक्ष से वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो उसी को कह रहा है कि उस पर अगर कोई कार्य करने वाला बाह्य बल यानी आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कोणीय संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। यानी उस पर अगर कोई बाह्य बल कोई नहीं कार्य कर रहा है तो क्या होगा, हमेशा नाचता रहेगा। यानी उसका कोणीय संवेग कितना होगा, फिक्स होगा। आइए इसको भी गणितीय रूप में समझते हैं। जैसे कोई लट्टू है और ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। अगर इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो इसका अगर मान लेते हैं इसका जो कोणीय संवेग होगा, जिसे हम जे से लिखते हैं, जे बराबर क्या होगा, आई यानी जड़त्व तो आघूर्ण गुणे क्या होता है, कोणीय वेग। तो इसका कितना हो जाएगा, तो ये जड़त्व आघूर्ण अगर हम 5 मान लेते हैं तो 5 और इसकी स्पीड को 2 मान लेते हैं, 2 रेडियन पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोणीय संवेग कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये कितना होगा, हमेशा ये 10 फिक्स ही रहेगा। एक बार अगर ये 10 हो गया है तो ये फिक्स रहेगा। एक बार ये इसका मान यानी कोणीय संवेग 10 आ जाए तो फिक्स रहेगा, तब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर इसके द्रव्यमान को मान लीजिए ये अंदर से फूट जाता है, तो ये तो आंतरिक बल से फूटा, तो अगर इसका द्रव्यमान आधा होगा तो ये क्या क्या होगा, यानी इसका जड़त्व आघूर्ण आधा होगा। जब जड़त्व आघूर्ण आधा होगा तो इसका वेग क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी उस दौरान भी क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि इसका जड़त्व गुण जो होता है ये आधा हो जाता है, यानी आई का मान क्या होता है, ये 2.5 हो जाता है, फिर क्या होगा, इसका वेग जो होगा ये बढ़ जाएगा। यानी जो इसकी ओमेगा स्पीड है, ओमेगा स्पीड क्या हो जाएगी, ये इसकी 4 रेडियन पर सेकेंड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि इसका जो कोणीय संवेग है वो क्या है, फिक्स है। इसका उदाहरण भी हम लोग देखते हैं, जो गोल कुर्सी होती है जो 360 डिग्री घूम जाती है, अगर उसको हम कोई एक फिक्स कोणीय वेग दे दिए, यानी कोई बाह्य बल लगा के उसको स्पीड से घुमा दिए, तो जब उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ाया जाता है, यानी जैसे कोई हाथ फैला देगा तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, बढ़ जाता है। जब जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है तो उसका वेग क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसका रेखीय संवेग जो है, यानी जो उसका जो कोणीय संवेग हमने दे दिया वो फिक्स हो गया। जैसे वो हाथ सिकोड़ता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ये फिक्स रहना है। तो यही कह रहा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कि यदि कणों के निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल यानी आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का जो कोणीय संवेग होता है वो संरक्षित होता है। यह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। यानी जी बराबर क्या होता है, आई ओमेगा, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब चौथा देखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में मास एनर्जी कंजर्वेशन। दोस्तों पहला जो नियम क्या था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल क्या हो सकता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। लेकिन आइंस्टीन ने एक ऐसी थ्योरी दी जो दिमाग हिला के रख दी, और वो पहले नियम का खंडन भी इससे होता है। कैसे, आइंस्टीन कहते हैं कि ऊर्जा और द्रव्यमान का योग कांस्टेंट होता है, न कि ऊर्जा कांस्टेंट है। पहली थ्योरी क्या कहती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट, यानी वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। और इसका क्या करता है, खंडन करता है। क्यों, आइंस्टीन बताते हैं कि जो द्रव्यमान और ऊर्जा का योग होता है वो कांस्टेंट होता है। ऊर्जा नष्ट भी होती है और ऊर्जा बनती भी है। कैसे, किसी भी द्रव्यमान वस्तु को ऊर्जा में बदला जा सकता है और किसी भी ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। और इसी बेस पे तो परमाणु बम बना। जब किसी हम मास को टोटली ऊर्जा में डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और इसी पे हमारा परमाणु बम कार्य करता है। आइए इसको देखते हैं। पहले कह रहा है, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा पृथक पृथक अस्तित्व वाली भौतिक राशियां नहीं है, बल्कि एक ही राशि के दो रूप हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच जो तुल्य संबंध है वो है E बराबर mc², जिसमें E जो है जूल में मापी जाती है और ये ऊर्जा होती है, और जो m है वो क्या है, द्रव्यमान है, जिसे किलोग्राम में मापा जाता है। इनके अनुसार यदि ऊर्जा E विलुप्त हो जाए तो द्रव्यमान का मान क्या होगा, बढ़ जाता है, और यदि द्रव्यमान m नष्ट हो जाए
तो इसके समतुल्य क्या होती है, ऊर्जा E उत्पन्न हो जाती है। इसका उदाहरण भी आप देख लीजिए। कह रहा है उदाहरण के लिए एक नाभिकीय क्रिया जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसमें न्यूक्लियानो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं की कुल संख्या नियत रहती है। जब रिएक्शन हम शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है वो क्या होती है, फिक्स रहती है। जबकि प्रक्रिया में क्रिया करने वाले नाभिकों का कुल द्रव्यमान जब क्रिया हो जाती है, यानी क्रिया करने के बाद नाभिकों का कुल द्रव्यमान जो होता है क्रिया से पहले व बाद में नियत नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, जब रिएक्शन होता है तो उसके द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, बल्कि इसमें थोड़ा सा क्या होता है, अंतर आ जाता है। इस अंतर को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में मास डिफेक्ट कहते हैं। यह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार व्यापक द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम यह है कि विश्व की संपूर्ण द्रव्यमान तथा ऊर्जा का दोनों एक ही मात्रक में योग जो होता है वो संरक्षित रहता है। और यही सत्य भी है दोस्तों, किसी द्रव्यमान को ऊर्जा के लिए पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। आप कोई लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी का द्रव्यमान कितना होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन जब उससे हम ऊर्जा ले लेते हैं तो उसका द्रव्यमान कितना मिलता है, बहुत कम मिलता है। यानी वहाँ द्रव्यमान की क्षति होती है कि नहीं, होती है क्षति, और वो क्षति किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऊर्जा में हो जाती है। अब पांचवा है आवेश संरक्षण का नियम, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके अनुसार एक विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश जो होता है संरक्षित रहता है। ये नियम यहीं तक है। इसके अनुसार एक विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश जो होता है फिक्स रहता है। कैसे, आइए इसको हम मैथमेटिकल समझते हैं। कह रहा है कि कोई आइसोलेटेड चार्ज होगा तो उसका चार्ज क्या होता है, संरक्षित रहता है। हम मान लेते हैं दो आइसोलेटेड चार्ज हैं। आइसोलेटेड चार्ज का यही मतलब है कि कोई बाहर से एक भी चार्ज नहीं उस पर आ रहा है। जैसे मान लीजिए दो चार्ज है, एक चार्ज जो है ये जो है -5 माइक्रोकूलाम का है, ठीक, माइक्रोकूलाम का, और दूसरा चार्ज जो है ये 8 माइक्रोकूलाम का है, माइक्रोकूलाम का। इस Q का मान कितना है, -5 माइक्रोकूलाम, और इसका कितना है, -8 माइक्रोकूलाम। ये Q2 है, ये Q1 है। इसके कहने का मतलब इसका जो चार्ज है वो क्या है, संरक्षित है। अगर इसको हम जोड़, इसका कुल चार्ज कितना हो गया, Q1 + Q2 बराबर कितना हो जाएगा, -5 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलाम। अगर इसको हम जोड़ भी देंगे दोनों चार्जों को तो ये क्या होंगे, दोनों पे तो क्या होगा, दोनों पे 1.5 माइक्रोकूलाम का चार्ज आ जाएगा। यानी यहाँ भी जोड़ने के बाद क्या होगा, जोड़ने के बाद भी इनका आवेश क्या होगा, संरक्षित होगा। अब यहाँ भी इनकी कुल आवेश क्या होगा, Q बराबर, तो ये 1.5 और 1.5, 1.5 कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलाम। यही कहता है आवेश संरक्षण का नियम। यदि कोई आइसोलेटेड चार्ज हो यानी आवेश हो तो उसका आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। यानी उसे जोड़ने से पहले उसका जितना चार्ज होगा जोड़ने के बाद भी क्या होगा, उतना ही होगा। और दोस्तों यहीं से वीडियो होती है समाप्त। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार देने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।